अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा हारिस और आप देख रहे हैं फुल स्टॉप। एक ऐसा मामला जिस पर अब सवालिया निशान उठ रहे हैं वो है कि पाकिस्तान के आला ऐवानों में वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, उनके कैबिनेट्स, उनके अफसरान के दरमियान होने वाली गुफ्तगू जो है वो लीक हो रही है। उसको हैकर्स जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, डार्क वेब के ऊपर बेची जा रही है और उसकी बोलियाँ लगाई जा रही हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ये एक सवालिया निशान है। इस पर हम बात ज़रूर करेंगे कि ये किस तरह जो है डार्क वेब तक पहुंची, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हमारे मुल्क की साइबर सिक्योरिटी का क्या हाल है, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। पिछले अगस्त में एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई गई और बड़े बड़े उसके अंदर दावे किए गए, लेकिन कारकर्दगी सिफर। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दुनिया में चीज़ें पहले रूनुमा होती हैं और पाकिस्तान के इदारों को बाद में पता चलती हैं। यूरोपीय यूनियन की एक फ़र्म है और फ़ेक न्यूज़ का एक ऐसा इदारा जो कि फ़ेक न्यूज़ के हवाले से सर्च करता है, उसने 2020 दिसंबर में इस बात का इंकशाफ किया कि कुछ ऐसी भारतीय वेबसाइट्स मौजूद हैं जो पाकिस्तान में फ़ेक न्यूज़ को जो है परवान चढ़ा रही हैं और डिसइंफॉर्मेशन फैला रही हैं, और ये 2005 से काम कर रही हैं। और आप अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान को इस हवाले से पता चला जब यूरोपीय यूनियन की इस डिसइंफो लैब ने इस रिपोर्ट को शाया किया। यानी कि हमारे इदारे, हमारे साइबर सिक्योरिटी के इदारे, हमारे साइबर सिक्योरिटी के हवाले से जो लोग हैं वो मुकम्मल तौर पर इससे लायल थे, और लायल इसलिए थे क्योंकि इस पर कोई काम नहीं होता रहा। 20 अगस्त को एक हैकर्स फोरम होता है और उस पर एक गुमनाम यूज़र जो है इस बात का ऐलान करता है कि पाकिस्तान के आला हुकूमती ऐवानों में से वज़ीर आज़म और ऐसी कुछ लोगों की ऑडियो लीक्स जो है डार्क वेब पर मौजूद हैं और उसकी कीमत वसूल करी जा रही है, उसकी बोलियां लगाई जा रही हैं और उस हैकर ने उस तक रसाई हासिल कर ली है। यानी कि हैकर्स के फोरम में तकरीबन 1 माह तक इन ऑडियो लीक्स के हवाले से बातचीत होती रही, लेकिन हमारी कारकर्दगी इतनी शानदार है कि हमें 1 महीने बाद इसका पता चला और अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक आला सतह का इजलास जो है वो कल तलब कर लिया है, जिसमें IB के सरबराहान, फ़ौजी सरबराहान जो है वो मौजूद है और इस पर बात करेंगे। क्योंकि वज़ीर आज़म और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जो गुफ्तगू है वो मंजर आम पर आई है। हुकूमती ऐवानों में बहुत से ऐसे अहम मामलात पर बात होती है जिनमें दिफा के मामलात भी होते हैं, पॉलिसीज़ के हवाले से भी बात होती हैं, कुछ ऐसे हसास मामलात भी होते हैं जिनको पब्लिक तक नहीं पहुंचना चाहिए या दुश्मन के हाथ नहीं लगना चाहिए। अगर इसी तरह वज़ीर आज़म हाउस और मुख्तलिफ ऐवानों की रिकॉर्डिंग्स डार्क वेब पर फ़रोख्त होती रहीं तो इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है ये समझने में हमें कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। 1 माह के अंदर साइबर सिक्योरिटी का जो पोल है पाकिस्तान का वो खुल गया है, और मैं आपके साथ अगर फिगर्स शेयर करूं तो वो इंतहाई शर्मनाक हैं। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के मुताबिक भारत में एक जो फहरिस्त है उसमें भारत 10वें नंबर पर है, बांग्लादेश 53 नंबर पर है, और अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान जो है वो 69वें नंबर पर है। यानी कि इस हद तक हमारी साइबर सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। और ये बात तो किसी से भी ढकी छुपी नहीं है कि आम पाकिस्तानियों को किस तरह लूटा जाता है बैंक अकाउंट्स के ज़रिए, उनके फेसबुक पासवर्ड्स, ईमेल पासवर्ड्स किस तरह हैक किए जाते हैं और उसके बाद उन्हें इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह एक्सप्लॉइट किया जाता है। यहाँ पर ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि अब चूँकि ये सब कुछ हो गया है तो हमारा जो IB का इदारा है, बेसिकली IB का इदारा ही वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी और इन तमाम अमूर को वज़ीर आज़म हाउस को देखता है और ISI ज़िम्मेदार होती है। अब IB सरबराहान भी इस इजलास में मौजूद होंगे। चूँकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, जो फैसले अब इजलास में होंगे या जो पॉलिसी इस हवाले से मुरतब की जाएगी वो तो एक बात की बात है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें अब ज़रूर करनी पड़ेंगी जिस पर फोकस करने की ज़रूरत है हमारे आज के सियासतदानों को। शुएब सडल जो कि IB के साबिक सरबराह भी रह चुके हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि उनकी मालूमात के मुताबिक जो डेटा अभी डार्क वेब पर मौजूद है सिर्फ वही डेटा मौजूद नहीं है। जून जुलाई की भी ऐसी कुछ रिकॉर्डिंग्स ऐवान वज़ीर आज़म की उनके पास मौजूद हैं जो कि लीक होने वाली हैं और उससे हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़्ड हो सकती है। यहाँ तक कि जो IB का इदारा है, चूँकि वो इन सिक्योरिटी मामलात के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसने इस हवाले से ये रिपोर्ट भी दे दी थी और अलर्ट भी किया था हुकूमत को कि इस तरह की कुछ रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो लीक होने वाली हैं। और सिर्फ IB ने नहीं, कल इमरान खान साहब ने भी अलर्ट कर दिया है कि एक और नई ऑडियो रिकॉर्डिंग आने वाली है, जिसके बाद जो मियाँ शहबाज शरीफ है और मरीम
نواز صاحبہ ہیں وہ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے. یہاں پر سوال سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں اپنے دفاع کے حوالے سے کنسرن ہونے کی ضرورت ہے، اور اتنی ہی ضرورت ہر سیاستدان کو ہے کہ وہ پاکستان کی سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے یا پھر ایسے ایشوز کے حوالے سے ایک پیج پر موجود ہوں. شعیب سٹل صاحب نے ایک بہت ہی اہم بات کی طرف اشارہ کیا، اور وہ یہ کہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر یا پھر ایسے اداروں کے اندر، چاہے وہ ایوان صدر ہو، بہت سارے ایسے سیاستدان آتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جو کئی دفعہ ان سیاستدانوں کے جاننے والے ہوتے ہیں، بہت ساری ریفرنسز آتے ہیں جو باقاعدہ جب چیکنگ کی جاتی ہے تو وہ کئی دفعہ اس بات کے لیے اصرار کرتے ہیں کہ انہیں فون اندر لے کے جانے کی اجازت دے دی جائے، یا پھر کئی ایسے ہائی پروفائلز ہوتے ہیں جنہیں فون اندر لے کے جانے دیا جاتا ہے اور انہیں منع نہیں کیا جاتا. لیکن جس بات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ کچھ ایسی مشینری اور سسٹمز اب انسٹال کرنے کی ضرورت ہے جس پر شاید پہلے توجہ نہیں دی گئی. اینٹی بگنگ سسٹم، الٹراسونک ڈیوائسز، وائٹ نوائز جنریٹرز انسٹال کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک کفلنگ کے ذریعے، ایک پین کے ذریعے جو آپ کی جیب میں موجود ہو، آپ کے پرس میں موجود ہو، اس سے آپ کسی بھی گفتگو کو سامنے بیٹھے ہوئے ریکارڈ کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ وہاں پہ کوئی ایسا ریکارڈر ہی انسٹال ہونے کی ضرورت ہے، لیکن ظاہری بات ہے جتنی بھی یہاں سے گفتگو ڈارک ویب پر اب موجود ہیں، یہ کسی اسی انسان نے کی ہے جس کی رسائی اتنی ہی آسانی سے ایوان وزیر اعظم تک یا ایوان صدر تک جو ہے وہ ممکن ہو سکی ہے. جو لوگ آتے ہیں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے الرٹ رہنے کا کام وہ بھی آئی بی کی ذمہ داری ہے، لیکن یہاں پر ضرورت اس بات کی ہے کہ جو سائبر سیکیورٹی پالیسی بنائی گئی ہے پچھلے اگست میں، جس کے اندر بہت ساری ایسی پالیسیز اور انیشیٹو کا ذکر کیا گیا ہے، وہ عملاً صفر ہے. یعنی ہماری کوئی کارکردگی اس کے اندر ایسی نہیں ہے کہ ہم کنٹرول کر سکیں. جب ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ باقی ادارے نشاندہی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، یا ہیکرز کے فورم پر کوئی چیز ہو رہی ہو تو ہمیں پتہ چلتا ہے، تو اندازہ کریں کہ کس حد تک ایک عام پاکستانی کی سائبر سیکیورٹی جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے. یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سائبر سیکیورٹی کے عام حملے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن وزیر اعظم ہاؤس جیسے اور اس طرح کی آڈیو لیکس کا ڈارک ویب پر فروغ ہونا یہ ایک سنگین مسئلہ ہے، اور اس سے شرمندگی بھی اتنی ہی ہو رہی ہے، اور یہ تشویشناک حد تک ضروری ہو چکا ہے اب کہ اس پر کام کیا جائے، کیونکہ یہاں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ سائبر سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں ہمارے ملک میں، وہ ایسے ناتجربہ کار لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں جو ہمیں کسی بھی بڑے نقصان سے جو ہے وہ دوچار کر سکتے ہیں. اور یہاں پر ایک سیاستدانوں کے درمیان بھی کنسنسس کی ضرورت ہے کہ اس معاملے کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال نہ کیا جائے، بلکہ بیٹھ کر اس کے لیے کوئی ایسی ریکمنڈیشنز کو، ایک ایسی نیشنل پالیسی بنائی جائے، یا جو پالیسی آلریڈی موجود ہے اس کو اس طریقے سے ریفارم کیا جائے کہ ہمارے ملک کی سیکیورٹی کسی بھی طرح کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے.